Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome dear students, this is me Asif Javed. I welcome you back to EACT classes. In the last lecture, I had discussed about triangles. I discussed about what is a triangle, what are various types of triangles, how to find the perimeter of triangles. We also discussed about the area of triangles. I made reference to the angle sum property of the triangle. Then we discussed some more intricate aspects of triangles. So this is all we had in the previous lecture. तो आज के लेक्चर में जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको कुछ उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं करवाए थे, तो आज मैं क्वेश्चंस लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो 2D मेंसुरेशन है आपके, इस 2D मेंसुरेशन को हम निपटा देते हैं। एक तो इसमें 2D मेंसुरेशन में हमने ट्राइंगल पढ़ी। 2D का मतलब ये 2 डायमेंशनल फिगर्स हम इसमें पढ़ते हैं। एक इसमें ट्राइंगल आएगी और एक इसमें आपकी क्वाड्रिलेटरल है, इसके अलावा पॉलीगन है और सर्कल है। तो इस सब को हम थियोरेटिकली कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चंस जनरली जो पूछे जाते हैं, इवन इफ यू मस्ट हैव सीन एसएससी टाइप क्वेश्चंस, तो वो थोड़े मिक्स टाइप के पूछे जाते हैं। मतलब वहाँ पे ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होता है, क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट भी, सर्कल का कॉन्सेप्ट भी, पॉलीगन का कॉन्सेप्ट भी। तो समटाइम्स मैनी अ कॉन्सेप्ट्स आर देयर इन सिंगल क्वेश्चन। तो अच्छा होगा कि अगर हम पहले इसकी थ्योरी को कंप्लीट कर देते हैं, तो उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ट्राइंगल्स हमने कर लिया था। आज मैं आपको बताता हूं एक और प्लेन फिगर जिसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? देखिए, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन का जहां तक ताल्लुक है, a closed figure having 4 sides. A closed figure having 4 sides is called quadrilateral. Is called quadrilateral. कोई भी 4 closed figure जिसकी कितनी साइड्स हो, 4 साइड्स, उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं, एज इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन। इसी तरह से एक क्वाड्रिलेटरल has 4 angles, and the sum of these angles is 360 degrees. अभी होती कैसे? देखिए क्वाड्रिलेटरल किस तरह की है, ए बी सी डी, कोई भी 4 साइडेड फिगर जो है क्लोज्ड फिगर, उसे हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी साइड्स 4, 1 2 3 4, और एंगल भी 4 है, 1 2 3 4। अब क्वाड्रिलेटर बहुत सी टाइप्स की होती हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन सी क्वाड्रिलेटर होती है? पैरेललोग्राम एक ऐसी क्वाड्रिलेटर होती है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट पैरेललोग्राम। कौन कौन सी क्वाड्रिलेटरल होती है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं पहले। पैरेललोग्राम होती है, इसके अलावा आपकी ट्रेपीजियम होती है, फिर रोम्बस होती है, रेक्टेंगल होती है, and then you have square. So these are the various types of quadrilaterals: parallelogram, trapezium, rhombus, rectangle और square. चलिए शुरू करते हैं हम parallelogram से. Let us start from parallelogram. Parallelogram.
तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो, मतलब ये इस तरह की अपोजिट साइड्स देखिए, व्हाट आर अपोजिट साइड्स, ए बी एंड सी डी, ये वाली। इसी तरह से ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी। तो क्लियरली आप देख सकते हो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखिए ना, ये जो ए बी है दिस इज इक्वल टू सी डी and this is also parallel to CD. Similarly, AD is equal to BC and AD is parallel to BC. तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, ऐसी क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। इसका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, बेसिकली आप क्या करते हैं, एक तो इसकी बेस होगी ना, बेस इसकी हो जाएगी डीसी, दिस इज इट्स बेस। फिर हम क्या करते हैं, जो इसका वर्टेक्स है ना, चाहे इस वर्टेक्स से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करो या आप इस वर्टेक्स से करो, अगर इस वर्टेक्स से करते हो फिर इसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी आप कर सकते हो, जैसे ये ए ई मान लीजिए या ये बी एफ मान लीजिए। तो आपको क्या करना है, एक तो बेस आपको पता होनी चाहिए और दूसरा आपको अल्टीट्यूड पता होना चाहिए। अल्टीट्यूड क्या होता है, सिंपली दिस इज द डिस्टेंस ऑफ बेस फ्रॉम वर्टेक्स ए एंड आर बी। मतलब ये जो आपका वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स या बी वर्टेक्स, वहां से लेकर यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेस तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये ए ई भी हो सकता है, ये बी एफ भी हो सकता है, उसके लिए हमें थोड़ा इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये अल्टीट्यूड अगर हमें दिया है और बेस भी हमें दी है, दिस इज अल्टीट्यूड, या इसको हाइट भी कहेंगे, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन बेस एंड द अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स और ये जो आपकी बेस है, इसके बीच में जो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे हम हाइट कहते हैं। तो एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस इंटू अल्टीट्यूड। इसके पेरीमीटर की अगर हम बात करें, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, पेरीमीटर किसकी बात करते हैं, एरिया हो गया बेस इंटू अल्टीट्यूड, एरिया क्या हो गया, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट कहो या बेस इंटू अल्टीट्यूड, जो कहना चाहते हैं। अब इसका पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, देखो बच्चे ये और ये साइड इक्वल है ना, मान लो ये ए है और ये भी ए है और ये बी है और ये भी बी है। तो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री लेंथ मैंने आपको कहा था ना, दिस इज बाउंड्री लेंथ। सो पेरीमीटर इज बाउंड्री लेंथ। तो देखो बाउंड्री लेंथ कितनी होगी, दिस इज, यहाँ से शुरू हो जाओ, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ये हो जाएगा बच्चे ए प्लस ए 2a और b प्लस बी 2b। so this is 2 into a plus b where a and b are the length of equal pair of sides। ठीक है, where a is this length, आप कह सकते हैं जो larger side of parallelogram and b is smaller side of parallelogram। तो ये आपका हो गया पेरीमीटर। इसके अलावा इसमें क्या होता है, और क्या इसमें आपको नोटिस करना है, नोटिस करने वाली एक और चीज जो यहाँ पे है बच्चे, वो क्या है, देखो यहाँ से अगर आप एक डायगोनल ड्रा करो, जस्ट अ सेकंड, पेरीमीटर भी हो गया, और क्या चीज आपको नोट करनी है, आपकी पैरेललोग्राम है। सपोज मैं ये डायगोनल लेता हूँ, दिस इज ए बी सी डी। अगर आप डायगोनल को लोगे, गौर से देखिए आप इसको, जो ये एंगल है और ये एंगल जो है ये इक्वल हो जाएंगे,
ये कैसे इक्वल हो जाएंगे? अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, दे आर ऑलवेज इक्वल। मतलब कहने का ये है, सपोज अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लेता हूं मैं ये एंगल 3 है ये पूरा, और ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के। मतलब कहने का ये है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, दे आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब आप सवाल कर सकते हो कि सर कैसे, तो मैं आपको इसका जवाब भी देता हूँ। इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इन दो ट्राइंगल्स को देखो, किन ट्राइंगल्स को? इस ट्राइंगल को ए बी सी और ए डी सी को, तो देखो बच्चे, ए डी किसके इक्वल है? बी सी के। ये साइड किसके इक्वल है? इसके। और ये साइड कॉमन है, तो बाय ट्रिपल एस ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या होता है? बाय सी पी सी टी कारस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, कारस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कौन कौन सी? ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ट्रिपल एस। कहा ना मैंने, ये वाली साइड के इक्वल, बिकॉज देयर अपोजिट साइड्स आर पैरेललोग्राम। ये भी इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर पैरेललोग्राम, और ये कॉमन है, तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, बट दे हैपन टू बी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली अगर आप ये वाला डायगोनल ले लोगे, ये वाला डायगोनल ले लोगे, तो यू कैन प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है। तो अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो, जो ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, कौन कौन सी ट्राइंगल? ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल ए बी सी। जब भी आप डायगोनल ड्रा करते हैं तो पैरेललोग्राम में, तो उसकी वजह से जो दो ट्राइंगल्स आपको मिलती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। और याद रखना कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल जैसे वन हैंड इज कॉन्ग्रुएंट टू अदर हैंड, वन आई इज कॉन्ग्रुएंट टू अदर आई, मतलब उसमें शेप भी सेम होती है, साइज भी सेम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है एरिया भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब जब भी हम किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल ड्रा करेंगे, तो उस डायगोनल ड्रा करने के बाद जो दो ट्राइंगल्स बनेंगी उनका एरिया सेम होगा। सिमिलरली अगर आप दूसरा डायगोनल ड्रा करेंगे BD, तो उसकी वजह से भी जो ट्राइंगल्स बनेंगी उनका एरिया भी सिमिलर होगा। तो क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट पैरेललोग्राम। तो हमने देखा, देखो जब भी हम 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन करेंगे ना, तो 2 ही एस्पेक्ट हम देखेंगे, बाकी तो ये ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। 2 ही चीजें हम करते हैं 2D में डिस्कस, एक है आपका पेरीमीटर और दूसरा है एरिया। जब हम 3D मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे हम वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे, टोटल सरफेस एरिया को डिस्कस करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया को डिस्कस करेंगे। तो वहां पे हम, क्योंकि 3 डायमेंशन में काम कर रहे हैं, तो वहां पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व होगा। चलिए अब दूसरी बात करते हैं ट्रेपीजियम की। देखिए ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम में फर्क क्या है? पैरेललोग्राम में हमारे पास 2 पेयर ऑफ साइड्स होती हैं जो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ट्रेपीजियम में सिर्फ एक कंडीशन होती है, ये क्वाड्रिलेटरल होती है। क्वाड्रिलेटरल आप कैसे कह सकते हैं इसको? एक क्वाड्रिलेटरल with one of the pair of opposite sides, with one of the pair of opposite sides parallel, बस opposite sides parallel। ट्रेपीजियम के लिए क्या जरूरी है बच्चे कि एक पेयर ऑफ साइड्स जो है वो पैरेलल हो जाना चाहिए, बस। मतलब किस तरह का होगा ये? ऐसे, ठीक है ना? देखो ABCD, हमारे पास पेयर कौन कौन सा है? AB और CD का पेयर देखो, AB किसके पैरेलल है? CD के। तो बस यही हमें चाहिए था, कोई सा एक पेयर। अब ADBC को देखोगे, ये नॉन पैरेलल, तो एक पेयर जो है आपके पास पैरेलल होगा और एक पेयर आपके पास नॉन पैरेलल होगा। तो ट्रेपीजियम होती ही एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपके पास एक पेयर क्या होगा? पैरेलल होगा, और एक पेयर क्या होगा? नॉन पैरेलल होगा। बात समझ आए? जिसमें दोनों पेयर पैरेलल होंगे वो तो आपकी हो जाएगी पैरेललोग्राम।
और जब वो पैरेलल होते हैं तो वो इक्वल भी हो जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ पैरेललिटी की कंडीशन है कि कोई सा, अब ये जरूरी नहीं इस तरह की हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे। दिस इज आल्सो ट्रेपीजियम, ए बी सी डी। तो यहाँ पे ए डी और बी सी के ये पैरेलल है, ये वाली है, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, नॉन पैरेलल। तो अगर एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो और एक पेयर ऑफ साइड्स नॉन पैरेलल हो तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं। बात क्लियर है। अच्छा, इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? पेरीमीटर वही है बाउंड्री लेंथ। तो इसमें आप इसके मान लेते हैं हम, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सिंपल पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, एज सिंपल एज दैट। अब बात आती है एरिया की। एरिया जो है ना इसका ट्रेपीजियम का, वो किसके इक्वल होता है बच्चे? दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, इंटू हाइट। अब देखो पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी, अगर आप इसी डायग्राम को देखो, दिस इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ए बी प्लस डी सी। और हाइट कौन सी होगी, हाइट ये होगी ये या ये, जो भी आप कहना चाहते हो। मतलब इनके दरमियान जो पैरेलल साइड्स है ना आपकी, इन पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइट। सो हाइट इज व्हाट, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। और आपको पता है पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा, इट विल रिमेन सेम, है ना। सो दैट मींस दिस डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। सो दिस इज हाइट। तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा ट्रेपीजियम के केस में, दिस इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। चलिए थोड़ा थोड़ा सा ना मैं आपको आइडिया भी दे देता हूँ, मतलब एग्जांपल क्योंकि हमने करनी है आगे, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप बिल्कुल सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हो, कुछ एग्जांपल भी हमें बता दीजिए, थोड़ी सी फीलिंग आ जाएगी। तो आप ले सकते हो, इसमें क्या है। सपोज मैं एक ट्रेपीजियम लेता हूँ, आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि ट्रेपीजियम है जिसकी पैरेलल साइड्स जो है उनका मेजर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है सपोज, पर आपको बताया गया है कि उनके बीच का डिस्टेंस, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो उसका एरिया कितना होगा, तो देखो बच्चे करो यहाँ पे अप्लाई। दिस इज 1/2 होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी होगी, दिस इज 5 + 6 11, और हाइट कितनी है, दैट इज 7। तो लिख दो यहाँ पे 7। तो कितना हो जाएगा, 11 7 77। सो दिस इज 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखना लेंथ का जो यूनिट होता है दैट इज सिंपली यूनिट, और जो भी यूनिट होगा चाहे मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर होगा, और एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट्स होता है। वो क्या होता है, स्क्वायर यूनिट्स। और क्यूब का हम पढ़ेंगे वो आगे, वो क्यूबिक यूनिट्स होगा। तो स्क्वायर यूनिट्स में आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है, तो इसका भी आपको खास ख्याल रखना है। सो दिस इज इट। तो ये ट्रेपीजियम का एरिया हो गया। तो बस इसमें दो ही चीजें हैं ट्रेपीजियम में, एक तो इसका पेरीमीटर हमें देखना था और एक इसका एरिया। और कोई ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो ये हो गई आपकी ट्रेपीजियम। इज दैट ओके? चलिए आगे अब डिस्कस करते हैं हम रोहम्बस को। ये रोहम्बस क्या भला होती है? देखो पैरेललोग्राम और रोहम्बस में क्या फर्क है। रोहम्बस की भी जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है, लेकिन रोहम्बस की 4 साइड्स इक्वल होती है। रोहम्बस की ये है आपके रोहम्बस ए बी सी डी। इसमें एक कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल भी है, इक्वल भी है। अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, और सब की सब साइड्स क्या है, इक्वल। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। सब की सब साइड्स इक्वल है, नंबर एक। और दूसरा अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल भी है। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि अपोजिट साइड्स या सब की सब साइड्स आर इक्वल, बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना बच्चे, जो है ना कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं और रोहम्बस और स्क्वायर में। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं होती है कि ये एंगल जो है दिस नीड नॉट बी 90 डिग्री।
एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होता है, जबकि स्क्वायर के केस में आपका एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो इसमें बेसिक डिफरेंस यही होता है कि सब की सब साइड्स इक्वल होती हैं, बट एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बाकी इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इसके भी क्या होते हैं, क्योंकि अपने आप में ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही होती है, लेकिन पैरेललोग्राम से एक स्टेप आगे होती है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है, लेकिन उसमें सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, जबकि इसमें सब की सब साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। तो जो उसके लिए हमारे पास रिजल्ट्स थे वो इसके लिए भी होंगे, जैसे अपोजिट साइड्स आर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो ये इसके लिए भी ठीक हो जाएगा। सबसे पहले इसके पेरीमीटर की बात करते हैं, जो कि सिंपल है। सपोज ए ए ए ए इसकी साइड्स है, तो पेरीमीटर कितना होगा, इसकी बाउंड्री लेंथ ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट विल बी सम ऑफ ऑल साइड्स दैट इज इक्वल टू 4a, या इसको कभी कभी हम कहते हैं 4 इंटू साइड। तो जो रहोम्बस का पेरीमीटर होगा दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू साइड। दिस इज ओके। अब दूसरी चीज जो हमें रहोम्बस की फाइंड करनी होती है दैट इज एरिया। एरिया रहोम्बस का कैसे फाइंड किया जाता है, रहोम्बस का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, देखिए ये आपकी रहोम्बस है, इसमें ना रहोम्बस में आप दो डायगोनल्स ड्रा कीजिए। सपोज दिस इज डायगोनल D1, दिस इज डायगोनल D2, D2 A B C D। बच्चे इसका जो एरिया होता है ना, इसका एरिया ऐसे फाइंड किया जाता है, इट्स एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल D1 इंटू डायगोनल D2। यानी रहोम्बस का एरिया फाइंड करने के लिए आपको इसके डायगोनल्स का पता होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, इज दैट ओके। अब रहोम्बस में एक चीज होती है, ये तो हो गया ना इसका एरिया। एग्जांपल एक देख लीजिए, सपोज अगर आपके पास एक रहोम्बस दी गई है जिसके डायगोनल्स क्या हैं, इसके डायगोनल्स आपको दिए गए हैं 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, और आपको बताया गया है एरिया। सो एरिया विल बी 1/2 इंटू 4 इंटू 7, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बच्चे कहोगे सर आप हमें एग्जांपल नहीं करो, तो क्या एग्जांपल कराएं बच्चे इसमें, तो सिंपल सी बात है, आपको डायगोनल दिए गए होंगे तो अब सिंपली डायगोनल की वैल्यू को प्लग इन करना है, और क्या करना है। तो इसमें क्यों हमने अपना टाइम जाया करना है, वो टाइम हम लगाएंगे टिपिकल क्वेश्चन जो आगे करने, तो सिंपल सी बात है। सो दिस इज एरिया ऑफ रहोम्बस। अब देखो रहोम्बस के और कुछ एस्पेक्ट्स मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं, वो क्या है, गौर से देखो। ये जो रहोम्बस होती है ना, रहोम्बस में एक रिजल्ट होता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एक तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब AO किसके इक्वल हो जाएगा OC के, और OB किसके इक्वल हो जाएगा OD के। और ना सिर्फ ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बल्कि दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। सो दिस इज नोन बाय अ फेमस थ्योरम। वो थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट याद रखिए कि डायगोनल्स ऑफ a rhombus bisect each other at right angles, at right angles। ठीक है, अब मान लेते हैं हम कि इस रोहम्बस के जो साइड्स हैं वो है ए ए ए ए। देखो ये जो AC है AC, ये किसके इक्वल है, मान लेते हैं D1 है, और ये जो DB है ये किसके इक्वल है D2 के। दो डायगोनल है ना इसके, एक हो जाएगा D1 और दूसरा हो जाएगा D2। अभी कहा मैंने कि ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये आधा वाला कितना होगा, अगर ये पूरा D1 है तो ये कितना हो जाएगा D1/2। सिमिलरली ये अगर D2 है तो ये कितना हो जाएगा D2/2। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी कौन सी, गौर से देखना, ये वाली, दिस ABO, ये क्या बनी, राइट एंगल ट्राइंगल बनी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में AB² किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू बेस, बेस हो जाएगी आपकी AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। अब AO किसके इक्वल है, AO किसके इक्वल है, पहले AB किसके इक्वल है, AB है आपका साइड का स्क्वायर A का स्क्वायर,
ए ओ कितना हो जाएगा, दिस इज d1/2 का होल स्क्वायर, ओ भी कितना हो जाएगा d2/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आधा है डायगोनल का। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, d1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस d2 का स्क्वायर अपॉन 4। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन 4। तो दिस मीन्स 4a स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो ये भी आप एक रिजल्ट याद रख सकते हो इसमें, कि जो आपका रोम्बस होता है इसमें क्या होता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर। यहां से हमें साइड मिलेगी इन टर्म्स ऑफ डायगोनल। कैसे, किसके इक्वल आ गया ये, ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, दिस इज d1 स्क्वायर अपॉन प्लस d2 स्क्वायर अपॉन 4। अब आप इस a को किसके इक्वल लिखेंगे, दिस इज अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन 4। अब आप कहोगे सर इसमें तो प्लस माइनस दो वैल्यूज आती है, लेकिन हमेशा हम साइड क्योंकि लेंथ ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव ही लेंगे। सो a इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन 2, 1/4 बाहर आ जाएगा 1/2। तो ये है बच्चे साइड। अगर आपको डायगोनल दिए गए होंगे तो आप साइड फाइंड कर सकते हो। अब आप बोलो कि सर हमें साइड क्यों फाइंड करनी, हो सकता है आपसे पेरीमीटर पूछा गया हो, तो पेरीमीटर तक पहुंचने के लिए आपको साइड का मालूम होना जरूरी है ना। तो साइड को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। सिंपली आपको क्या करना है, डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर का रूट ले लो, उसको डिवाइड कर दो 2 से, वहां से आपको साइड मिलेगी। तो साइड मिल गई तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो इस तरह से आप साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो ये है आपका रोम्बस। ओके, अब आ जाता है आपका रेक्टेंगल। देखो बच्चे, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में फर्क क्या है। पैरेललोग्राम में हमने कहा था कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, अपोजिट साइड्स इसमें भी पैरेलल भी है इक्वल भी है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन है। एक्स्ट्रा कंडीशन ये है कि हर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब एक पैरेललोग्राम जिसमें हर एंगल 90 डिग्री हो, उस पैरेललोग्राम, उस खास पैरेललोग्राम को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल एक खास किस्म की पैरेललोग्राम होती है जिसका हर एंगल क्या है, ए पैरेललोग्राम in which every angle is 90 डिग्री। उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल। ये हो गई आपकी रेक्टेंगल। अब मान लो ये इसकी लेंथ है, जो बड़ी साइड है वो लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया कितना होता है बच्चे, इसका एरिया हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप बोलोगे सर इसकी भी एग्जांपल कराओ, क्या बच्चे एग्जांपल करवानी है, आपको लेंथ दी होगी सपोज 2, ब्रेड्थ दी हो गई 1, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी होगा। दूसरी बात आती है पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ हो जाएगी। तो करो, पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ प्लस लेंथ, ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ, 2 को कॉमन ले लो इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब कभी कभी आपसे ये पूछता है इसके डायगोनल के बारे में, तो इसका डायगोनल फाइंड करना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गौर से देखो, ये जो ट्राइंगल बन रही है इसमें रेक्टेंगल में, ये राइट ट्राइंगल बन रही है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, b का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज b का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो d किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अगर आपको लेंथ और ब्रेड्थ दी है तो आप इसका डायगोनल इजीली फाइंड कर सकते हो, दैट इज सिंपली अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। सपोज अगर आपको एक रेक्टेंगल दी है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ 4 और 5 है, तो अगर आप उसका डायगोनल फाइंड करना है, दैट इज सिंपली अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 25 और 16 कितना हो जाएगा, 41, दैट इज अंडर रूट 41 सेंटीमीटर, या जितने भी यूनिट्स होगा आप लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए। फाइनली बात करते हैं स्क्वायर की, सबसे इनोसेंट क्वाड्रिलेटरल।
तो सबसे इनोसेंट जो क्वाड्रिलेटरल होती है वो आपकी स्क्वायर। स्क्वायर क्या होती है बच्चे? ये ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी सब की सब साइड्स इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस की भी इक्वल होती है, लेकिन इसमें खास बात ये होती है कि इसका हर एंगल 90 डिग्री होता है। आप कह सकते हो कि एक रोम्बस, एक ऐसा रोम्बस इन विच, ऐसे ये रोम्बस कहना ही गलत है और उसको पैरेललोग्राम कहना गलत है, क्योंकि हर एक की अपनी डोमेन है। अब सिंपली कहोगे एक क्वाड्रिलेटरल, ये क्या होती है? एक क्वाड्रिलेटरल होती है in which all sides are equal, all sides are equal and each angle is equal to 90 डिग्री। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें सबके सब साइड्स इक्वल हो और हर एंगल 90 डिग्री हो, ऐसी क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। ये देखो ए बी सी डी, ये आपका स्क्वायर होगा। अच्छे से बनाता हूं। मान लेते हैं इसकी साइड्स ए, इसका पेरीमीटर किसके इक्वल होगा? बस पेरीमीटर इसका वही होगा जो रोम्बस का था, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए दैट इज इक्वल टू 4a, दैट इज 4 इंटू साइड। क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। एरिया किसके इक्वल हो जाएगा इसका? एरिया होता है बच्चे इसका ए का स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो एरिया इंटू दिस इज ए इंटू ए, दैट इज साइड का स्क्वायर। एरिया हो जाएगा इसका साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर हो जाएगा इसका 4 इंटू साइड। कभी कभी इसका डायगोनल भी पूछ लेता है आपसे, ये आपका डायगोनल हो गया। फिर से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। AC किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट 2A स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये बाहर आ जाएगा A रूट 2 या रूट 2A। तो जो इसका डायगोनल होता है दैट इज इक्वल टू रूट 2A। मतलब आपने साइड को रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आपको क्या देगा? डायगोनल ऑफ स्क्वायर। सपोज अगर एक स्क्वायर की हर साइड 3 है, उसका डायगोनल कितना होगा? 3 रूट 2। समझ आए? अगर एक स्क्वायर का की हर साइड 9 है तो उसका डायगोनल कितना आएगा? 9 रूट 2। मतलब साइड को आपने रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है टू गेट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर की बात हो गई। ओके, कोई शक इसमें? कभी कभी डायगोनल और साइड के बीच का रिलेशन पूछ लेते हैं, तो परेशान नहीं होना है, अभी हमने किया, लेकिन इसको थोड़ा सा याद रखने का अपने अंदाज देखना है। किसके इक्वल देखा आपने? डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही देखा। इसका मतलब डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2। इस वाले रिलेशन से आपको जो भी चीज फाइंड करने के लिए बोली जाएगी आप फाइंड कर सकते हो। तो साइड किसके इक्वल हो जाएगी? ये हो जाएगी बच्चे डी अपॉन रूट 2। साइड किसके इक्वल हो जाएगी? डी अपॉन रूट 2, क्योंकि डी किसके इक्वल है? रूट 2 ए के। तो अगर आपको डायगोनल दिया है और साइड फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करोगे? डायगोनल को रूट 2 से डिवाइड करोगे। सपोज अगर आपको डायगोनल दिया है 7 और आपने इसकी साइड फाइंड करनी है तो साइड कितनी होगी? 7 अपॉन रूट 2। इसी तरह से अगर आपको साइड दी है, सपोज साइड आपको 7 दी है और आप इसको डायगोनल फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होगा? 7 इंटू रूट 2, बिकॉज दैट इज ए रूट। तो ये आपको कुछ फार्मूले याद रखने हैं किसके? स्क्वायर के। इज दैट ओके? तो ये हमने क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे खत्म कर दी इसकी थ्योरी। तो ये है बच्चे आपका क्वाड्रिलेटरल। ये दूसरी 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन में जो दूसरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो था आपका ट्राइंगल के बाद 4 साइडेड फिगर, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। बट इसके अलावा भी एक अहम कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है, दैट इज रेगुलर पॉलीगन। ये भी 2 डायमेंशनल फिगर है। रेगुलर पॉलीगन क्या होती है? रेगुलर पॉलीगन क्या होती है बच्चे? दिस इज a 2-dimensional figure, a 2-dimensional figure having all sides equal, having all sides equal। अगर हम
ये 3 से शुरू होगी, 3 साइड से, 3 साइड से ट्राइंगल। ट्राइंगल के केस में रेगुलर पॉलीगन कौन सी होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सी होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसी तरह से 4 साइड के केस में आपकी रेगुलर पॉलीगन कौन सी होती है? स्क्वायर। 5 के केस में हो जाएगी आपकी पेंटागन। 5 के केस में हो जाएगी पेंटागन। 6 के केस में हो जाएगी हेक्सागन। ठीक है बच्चे। 7 के केस में हो जाएगी हेप्टागन। इसी तरह से ऑक्टागन, इसी तरह से नोनागन, डेकागन, अनडेकागन। इतना कुछ नहीं पूछेगा आपसे कोई। अब जो चीजें आपको याद रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। रेगुलर पॉलीगन आपको पता चल गया क्या होता है। ये रेगुलर पॉलीगन एक, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और ऑल इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दो चीजें इक्वल होती है। जैसे अगर हम बात करते थे इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल और हर एंगल किसके इक्वल होता है? 60 डिग्री के। बट इंटीरियर एंगल, दिस इज इंटीरियर एंगल। इसमें हम दो किस्म के एंगल्स की बात करेंगे, एक इंटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल। लेकिन इसकी डेफिनेशन में इंटीरियर एंगल्स में कह रहा हूँ कि तमाम के तमाम इंटीरियर एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है। ओब्वियसली एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। अच्छा, इसी तरह से स्क्वायर के केस में ये भी रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि सब साइड्स इक्वल है और इंटीरियर एंगल सब के सब इक्वल है। किसके इक्वल है? 90 डिग्री के बराबर है। बात समझ आए? यस और नो? अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि इसमें जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, अब ये देखिए, इसमें आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला जाता है? अगर आपके पास कोई भी पॉलीगन है, अगर आपके पास कोई भी पॉलीगन है जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं? इफ वी हैव ए पॉलीगन with n number of sides, with n number of sides, तो उसमें दो चीजें आपको फाइंड करनी है। एक इंटीरियर एंगल कितना होगा इसका, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो अगर एक पॉलीगन है जिसमें कितनी साइड्स हैं, इफ यू हैव अ पॉलीगन हैविंग n साइड्स, कितनी साइड्स हैं इसकी? n साइड्स। तो अगर एक पॉलीगन है जिसकी n साइड्स है, उसका इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सबसे पहली चीज, इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है बच्चे? 360 डिग्री अपॉन n। 360 डिग्री को डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ साइड से, जितनी साइड्स होंगी 360 डिग्री को उससे डिवाइड कीजिए। और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? दिस इज 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बाई एन। सिंपली आप क्या कीजिए, यहाँ पे आपने कहा ना 360 डिग्री बाई एन, यहाँ पे 360 डिग्री एन को 180 में से माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी, ये जो आपका है 360 डिग्री बाई एन, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है आपका? एक्सटीरियर एंगल। और 180 डिग्री माइनस 360 बाई एन, दिस इज योर इंटीरियर एंगल। सो इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 360 बाई एन, और एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होगा? 360 बाई एन। चलिए थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं इसको। जैसे हम सबसे इजी सा देखते हैं ना, जो हम बार बार यूज करते हैं, जैसे ट्राइंगल को देख लेते हैं। ट्राइंगल भी आपकी एक पॉलीगन है, दिस इज थ्रीगॉन, दिस इज थ्रीगॉन, 3 साइडों वाली है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ABC। ओके, इसकी सब साइड्स इक्वल है, ये तो क्लियर है। अब इसका मुझे इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। इंटीरियर एंगल मतलब ये क्या फार्मूला है? सबसे पहले n क्या है इसके लिए? 3, तो इसमें 3 साइड्स हैं। अच्छा, इसका इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री माइनस 360 बाई 3। तो 180 माइनस 360 बाई 3 हो जाएगा 120। तो 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। और हम में से हर कोई जानता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो इंटरनल एंगल है वो कितना होता है? 60 डिग्री। वहीं पे जो एक्सटीरियर एंगल होता है बच्चे, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? बेसिकली आप करते क्या हो, गौर से देखना। आपको करना क्या है, जो आपकी ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल की साइड को एक्सटेंड कर दो। क्या कर दो?
ट्राइंगल की साइड को एक्सटेंड कर दो, जैसे इसको आप एक्सटेंड कर दो, तो एक्सटेंड करके जो ये एंगल बनाएगी ना दूसरी साइड के साथ, या इसको एक्सटेंड कर दो, इसको, ये जो एंगल ये बनाएगी, या इसको एक्सटेंड कर दो, ये एंगल जो ये बनाएगी, जो एक्सटेंड करके जो एंगल ये बनाती है एक साइड दूसरी साइड के साथ, जो उसकी एक्सटेंडेड पार्ट दूसरी साइड के साथ जो एंगल बनाता है, दैट इज योर एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल को देखो फार्मूला क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन, जैसे इसके केस में हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। और सच में देखिए 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आपको पता है एंगल अलोंग ए लाइन होता है 180 डिग्री, अब ये अंदर वाला 60 है, तो ये कितना होगा 120, सो दैट 60 प्लस 120 इज 180, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये भी हो जाएगा 120 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। बट इस फार्मूले को ना आप किसी के लिए भी लगा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा गया इंटरनल एंगल किसके लिए, पेंटागन के लिए, अब ये भी आप याद रख लेना थोड़ा सा, ये सिर्फ ये जो प्रीफिक्स है ये याद रख लेना आप, इसमें कहाँ से आपका शुरू होता है, ये पेंट से शुरू होता है, ठीक है, तो वहां तक तो स्क्वायर पढ़ते हो। पेंट का मतलब होता है 5, हेग्स का मतलब होता है 6, ये ग्रीक प्रीफिक्सेस है। इसी तरह से हेप्ट का मतलब होता है 7, मतलब दिस इज n इज इक्वल टू 5, दिस इज n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7। उसके बाद ऑक्ट का मतलब होता है 8, n इज इक्वल टू 8। हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा नॉमेनक्लेचर, जो हम IUPAC सिस्टम पढ़ते हैं उसमें भी हम ये चीजें देखते हैं। नॉन का मतलब होता है 9, दैट इज n इक्वल टू 9, और इसी डेक का मतलब होता है 10, n इक्वल टू 10। इसके अलावा भी होता है अनडेक, डो डेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, उतना नहीं पूछेगा आपसे कोई भी, बस ये थोड़ा सा रख लेना यार। कहीं पे जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताओ जी ऑक्टागन, ऑक्टागन का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ऐसे पूछ ले आपसे क्वेश्चन, तो ऑक्टागन आपको एकदम से पता चलना चाहिए n इज इक्वल टू 3। अब एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है, एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला है आपका 360 बाई n, सॉरी ऑक्टागन मींस n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8, 360 अपॉन 8 कितना होगा, 360 अपॉन 8, 8 4 ज़ा 32, और ये हो जाएगा 4 8 5 ज़ा 40, 45 डिग्री। तो कितना हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। और अगर इंटीरियर एंगल पूछ लिया तो 180 माइनस 45 डिग्री, वो कितना हो जाएगा, मतलब 180 माइनस 360 बाई n, तो 180 माइनस 45 डिग्री, दैट इज 5, then we have 7 में से 4 गए 3, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री हो जाएगा आपका इंटीरियर एंगल। मतलब ये इस तरह की बनेगी ना, ऑक्टागन कैसे बनेगी, एक एक 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये वाले एंगल जो है, ये वाले एंगल हो जाएंगे आपके इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या निकला था 135 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है दिस इज 135 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल ये होता है, जैसे इसको आप एक्सटेंड करोगे ये वाला एंगल, या इसको आप एक्सटेंड करोगे ये वाला एंगल, इसको एक्सटेंड करोगे ये वाला एंगल, इसको एक्सटेंड करोगे, इसको एक्सटेंड करोगे, इसको इसको इसी तरह से इसको, तो ये वाला एंगल कितना है, ये 45 डिग्री आ गया एक्सटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल आपका 135 डिग्रीज आ गया। इसके अलावा आपसे पूछते हैं रेगुलर पॉलीगन्स के केस में नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स वो भी n पे ही डिपेंड करता है, उसका भी फार्मूला लिख लीजिए। आल्सो दे आस्क यू नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगॉन। तो अगर आपके पास एक पॉलीगॉन है विद n साइड्स, n साइड्स का मतलब n इक्वल साइड्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं इसमें, सिंपल सा फार्मूला याद रख लीजिए, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। दिस इज n इंटू n माइनस 1 बाई 2 माइनस n, ये फार्मूला। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला क्या है, चलो इस चीज को विजुअलाइज कीजिए।
जैसे ट्राइंगल आप देखते हो, ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल लेना होता है इसमें कोई डायगोनल कैसे ड्रा करोगे डायगोनल, इसको किसके साथ, इसको किसके साथ करोगे, इसका मतलब ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होना चाहिए। लेकिन चलो देखते हैं फार्मूला क्या कहता है। एन कितना है 3, तो कितने डायगोनल होने चाहिए 3 इंटू 3 माइनस 1/2 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/2 माइनस 3, 2 कैंसिल, 3 माइनस 3 0, सच में 0 डायगोनल आ गया, तो विजुअलाइज हो गया। अब जैसे स्क्वायर देख लीजिए, जैसे हम देख लेते हैं स्क्वायर, स्क्वायर में पता है ना सबको दो होते हैं ऐसे और ऐसे, लेकिन हम प्रैक्टिकली मतलब इस फार्मूले से देखते हैं कि n इज इक्वल टू 4 के लिए सच में 2 है, तो कीजिए n इक्वल टू 4 पुट 4 इंटू 4 माइनस 1 3/2 माइनस 4, तो 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, सच में 2 ही होंगे। पेंटागन के केस में कितने होंगे, मतलब n इक्वल टू 5 के केस में ये हो जाएंगे 5 इंटू 4/2 माइनस 5, 2 2 जार 4, 5 2 जार 10, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। चलो देखते हैं सच में पेंटागन में 5 ही होते हैं। पेंटागन किस तरह की होती है, ऐसे देखो बच्चे, एक ऐसे होगा, ठीक है, 2 और कैसे होगा, शाबाश, 3 4 और 5, कितने डायगोनल हो गए, 5 ही हो गए ना इसमें, इसके अलावा कोई हो सकता है और नहीं हो सकता। सो पेंटागन में कितने डायगोनल हो गए आपके, 5 डायगोनल हो गए। तो इस तरह से आप देख सकते हो किसी में भी कि कितने डायगोनल उसमें हो सकते हैं। इज दैट ओके, यस और नो। इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे आपको बताना जरूरी है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या भला होती है, concept of complementary and supplementary angles. Two angles are said to be complementary if their sum is equal to 90 डिग्री। दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री तब होते हैं जब उनका सम कितना हो 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। बात समझ गया। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे 36 और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उसको एक को दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे 30 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 एंड 60 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30। सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट अदर्स। तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कभी कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री आएगा और आपको कॉन्सेप्ट पता भी होगा, बट टर्मिनोलॉजी की ना जानने की वजह से आप क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे। तो इसलिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री में सम ऐसे दो एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री, इफ देयर सम इज 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री उनको सप्लीमेंट्री कहते हैं। जैसे 20 एंड 160 दे आर सप्लीमेंट्री। इसी तरह से 120 एंड 60 दे आर सप्लीमेंट्री, 90 एंड 90 दे आर सप्लीमेंट्री। इसी तरह से 135 एंड 65, ठीक है ना, नो सॉरी, एंड 55 दे आर सप्लीमेंट्री। और इस केस में भी जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं एक को दूसरे का सप्लीमेंट कहते हैं। 20 इज कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ 160, 160 इज कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ 20। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, इज दैट ओके। चलिए अब लास्ट जो 2D मेंसुरेशन में आपका बचता है दैट इज सर्कल।
दैट इज सर्कल। सर्कल भी आपकी एक 2 डायमेंशनल फिगर ही है। सर्कल के भी आप बेसिकली जो सर्कल का पेरीमीटर होता है ना, सर्कल का पेरीमीटर, उसकी जो बाउंड्री लेंथ है बेसिकली वही सर्कल होता है और उसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। उसको क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बेसिकली सरकमफ्रेंस ही सर्कल होता है। जनरली हम सोचते हैं कि सर्कल ये होता है, हमें मतलब कभी कभी हम सोचते हैं सर्कल ये है अंदर वाला पोर्शन। नहीं बच्चे, दिस इज रॉन्ग। ये सर्कल नहीं होता है। सर्कल यही होता है, कौन सा, जिसको आप सरकमफ्रेंस कहते हैं। सर्कल इज ओनली दिस मच पोर्शन, इसी को सर्कल कहते हैं। ये जो बाउंड्री होती है आपकी, दिस इज सर्कल। ये जो अंदर वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड डिस्क। दिस इज डिस्क। अब अगर आप पूरा अंदर वाला पोर्शन, सिर्फ अंदर वाला पोर्शन लोगे, इसको कहते हैं ओपन डिस्क। और अगर आप सर्कल को भी इसमें इंक्लूड करोगे तो उसे कहते हैं क्लोज डिस्क। इसको क्या कहते हैं? क्लोज डिस्क। जब हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं ना, जब हम कहते हैं ना एरिया ऑफ सर्कल, बेसिकली हम एरिया ऑफ सर्कल नहीं हमें कहना चाहिए था, वो बेसिकली एरिया ऑफ डिस्क होता है। एरिया ऑफ डिस्क एनक्लोज्ड बाय सर्कल, ठीक है। वो जो डिस्क सर्कल के अंदर होती है, जब हम एरिया ऑफ सर्कल कहते हैं तो बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं, उसके अंदर जो डिस्क होती है उसके एरिया की बात कर रहे होते हैं, ना कि हम उस बाउंड्री की बात कर रहे होते हैं। तो सर्कल में 2 ही चीजें हैं बच्चे। देखो सर्कल पहले होता क्या है। मान लो आपने एक बंदे को रस्सी से बांध दिया और उस रस्सी को एक पोल के साथ बांध दिया, एक ग्राउंड के अंदर बीच में पोल बांध दिया आपने। ग्राउंड बहुत बड़ा है। अब आप क्या कहते हो उस बंदे को? आप ये कहते हो क्या, आप जितना दूर भाग सकते हो भागो, मतलब जितना आप दूर जा सकते हो। और वो जितना दूर जाएगा, जितना वो जा सकता है वो दूर चला जाएगा। और उसको बोलेंगे तो अब चलता रहे। जब वो चलेगा तो वो कैसे चलेगा? वो इस तरह से चलेगा कि उसका डिस्टेंस उस पोल से क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा हमेशा। विजुअलाइज कर पा रहे हो? सर्कल में यही होता है। ये आपका पोल है, इसके साथ आपने रस्सी बांध दी, इसके साथ आपने एक शख्स को बांध दिया, बोला अब तू घूम। जब वो घूमेगा वो कुछ इस तरह से घूमेगा, इस तरह से गोल गोल घूमेगा ऐसे। तो उसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा उस पोल से। मान लो ये पोल है और ये रस्सा है, वो इससे घूम रहा है। जिस पाथ को वो फॉलो करेगा, साइड दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जो कि इस केस में पोल है, वो कांस्टेंट रहेगा, तो उसी पाथ को हम सर्कल कहते हैं। जो उसके कदमों के निशान होंगे, दे विल ट्रेस ए सर्कल। अच्छा, अब वो जो डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस चल रहा है, उसी को रेडियस कहते हैं। और जो फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट टू चल रहा है, उसी को सेंटर कहते हैं। तो 2 चीजें इंट्रोड्यूस हो गई। एक हो गया सेंटर, जो पोल का काम कर रहा है वहां पे। एक हो गया रेडियस, जो उसकी टोटल लेंथ है रस्से की, जो वो फिक्स डिस्टेंस पे विद रिस्पेक्ट टू पोल घूम रहा है। तो 2 चीजें होती है सर्कल में, एक हो गया इसका सेंटर, एक हो गया इसका रेडियस। और इसी के साथ में एक चीज होती है। अब सर्कल में, क्योंकि आपको मुनीब सर भी इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कॉर्ड का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे इसको चॉर्ड पढ़ते हैं। चॉर्ड नहीं, ये कॉर्ड है, CHORD। कॉर्ड होता क्या है? बेसिकली अगर आप कोई भी पॉइंट्स ज्वाइन करें ना सर्कल पे, कोई भी 2 पॉइंट्स को, इफ आई टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सपोज ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूं, या मान लो मैं एक पॉइंट C लेता हूँ और अपनी मर्जी एक पॉइंट D लेता हूँ, तो एक लाइन सेगमेंट जो कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे सर्कल पे, उसी को कॉर्ड कहते हैं। अब जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है ना सर्कल की, सबसे बड़ी कॉर्ड, वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास करती है। वो कहाँ से पास करती है? सेंटर ऑफ सर्कल से। और इसको कहते हैं हम डायमीटर। और अगर आप देखो, एक पोर्शन यहाँ की तरफ R है और यहाँ से यहाँ तक भी कितना डिस्टेंस है? R है। इसका मतलब ये जो डायमीटर है, दिस इज 2 इंटू रेडियस। तो एक तो ये आपको याद रखना है, ये जो सबसे बड़ी इसकी कॉर्ड होती है दैट इज डायमीटर, और ये रेडियस का डबल होता है। 1 थिंग, मतलब डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। दूसरा, जो एरिया ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के अंदर वाले पोर्शन, जो डिस्क का एरिया, वो कितना होता है? वो πr² होता है। वो कितना होता है? πr² होता है। तीसरी चीज, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है? पेरीमीटर का मतलब उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है? तो उसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr। ये कितना होता है बच्चे? दिस इज इक्वल टू 2πr। इसके अलावा भी आपसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं सर्कल के केस में। एंगल सबटेंडेड बाय सर्कल, उसके बारे में मैं तो आपको बता देता हूं, ताकि अगर उस किस्म का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम
नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जाता है, व्हाट एल्स इज आस्क्ड। ये देखो गौर से, ये आपका सर्कल है, ओके। इसी तरह से देखो, जैसे आर्क है ना कोई भी आपकी, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये आपका सेंटर है सर्कल का, ये कितना एंगल सबटेंड करता है। अगर आप इन पॉइंट्स को ए और बी के साथ, मतलब ये जो आर्क है आपकी ए बी आर्क है, ए बी आर्क कितना एंगल सबटेंड करेगी बीच में, इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, जो थीटा होता है, दिस इज इक्वल टू आर्क ए बी अपान रेडियस ऑफ सर्कल। आपको याद रखना है, जो एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क दैट इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। ये फार्मूला आपको याद रखना है, दिस इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, ओके। ये हो गया थीटा का फार्मूला। इज दैट ओके? अब इसमें दो सेक्टर्स होते हैं आपके पास। इसमें एक सेक्टर होगा आपका जो एरिया, ये है ना, ये वाला सेक्टर, इसको कहते हैं माइनर सेक्टर, और इसके अलावा जो दूसरा होता है उसको मेजर सेक्टर कहते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर किसके इक्वल होता है, इसका फार्मूला आप याद रखिए, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। क्या फार्मूला होता है इस एरिया का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। थीटा आपको यहीं से मिल जाएगा, जितना ये आर्क जो ये सेक्टर बना रही है विद द हेल्प ऑफ दीज टू रेडियस, ये थीटा आपको पता होगा, ये थीटा ये हो जाएगा, आर रेडियस है तो पाई कांस्टेंट है और 360 तो कांस्टेंट ही, तो ये फार्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर अपन 360 इंटू थीटा। अगर आप थीटा को बढ़ा लोगे, मान लो थीटा इतना हो जाएगा, तो सेक्टर का एरिया भी बढ़ जाएगा, थीटा बढ़ जाएगा तो एरिया, क्योंकि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर थीटा। ये आर पे भी डिपेंड कर रहा है और थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इज दैट ओके? इसी तरह से लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है, अगर आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछी जाए, लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू पाई आर अपान 180 डिग्री इंटू थीटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, पाई आर स्क्वायर अपान 360 इंटू थीटा। यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं, यहाँ पे आर है और नीचे 360 नहीं है, 180 है और इंटू थीटा, बाकी सेम। तो दिस इज लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क में आपको एक तो रेडियस पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए, तो इजिली आप लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर सकते हो। और इसमें जो पाई की वैल्यू होती है, इसको आप हमेशा क्या लेके चलोगे, हालांकि ये इरेशनल नंबर होता है, बट अप्रोक्सीमेटली हम इसको एक रैशनल नंबर के बराबर लेते हैं अपनी कैलकुलेशंस के लिए। हालांकि ये पाई जो है ये 22/7 कैसे हो सकते हैं, तो इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 रैशनल नंबर है, सो दे आर नॉट इक्वल, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पस वी टेक देम टू बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। एक तो ये सर्कल से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। अब एक लास्ट सर्कल से ही रिलेटेड वो होता है सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग, अब ये रिंग का एरिया कैसे आपसे पूछा जा सकता है, तो देखो जरा, बेसिकली ये रिंग कैसे बनती है। देखो मान लो ये आउटर सर्कल है और ये आपका इनर सर्कल है, जो रिंग वाला पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसका एरिया आपसे पूछा जाएगा। तो कैसे इसका एरिया फाइंड करोगे, आप बाहर वाले का एरिया फाइंड करो, उसमें से किसको माइनस कर दो, अंदर वाले के एरिया को। बाहर वाले का पूरे का एरिया ले लिया आपने, मतलब ये है, जस्ट अ सेकंड, बाहर वाला है आपका ये रेड वाला, इस रेड वाले में से आप कौन सा एरिया माइनस कर दोगे, सपोज ये ब्लैक वाला, कौन सा एरिया, ये ब्लैक वाला एरिया आप माइनस कर दोगे। तो रेड में से अगर ब्लैक वाला एरिया माइनस कर दोगे तो यही बचेगा ना रिंग वाला एरिया। तो मान लो अगर बाहर वाले का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, और अंदर वाले का स्मॉल आर है, तो रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, बाहर वाले का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर।
सो दिस इज पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो सिंपली आपको रिंग का जब एरिया निकालना है ना, तो आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया आप निकालोगे, सो दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ व्हाट, दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ रिंग। इज दैट ओके? फाइन, ओके। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस देखेंगे तो थोड़ा सा आपको भी अच्छी फीलिंग आएगी। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेता हूँ जो हमने आज पढ़ा, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने आज 2D मेंसुरेशन में क्वाड्रिलेटरल शुरू किया। मैंने कहा क्वाड्रिलेटरल आपकी 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है। फिर मैंने कहा क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले पैरेललोग्राम को हमने डिस्कस किया। पैरेललोग्राम में आपका मैंने बताया किसके इक्वल होता है। पैरेललोग्राम कुछ इस तरह की होती है, इसमें जो दो पैरेलल साइड है इनके बीच का डिस्टेंस हम देखते हैं, वो आपकी हाइट हो जाती है। सो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू जो बेस होती है इंटू उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो वो एरिया पैरेललोग्राम हो जाता है। इसके अलावा मैंने कहा जो अपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल और पैरेलल होती है, और इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को डिस्कस करने के बाद हमने ट्रेपीजियम को डिस्कस किया। मैंने कहा इसमें एक पेयर ऑफ साइड्स जो है वो क्या होता है, वो पैरेलल होता है। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम इंटू जो आपकी पैरेलल साइड्स होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस, या उसी को हम कहते हैं हाइट। सो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ये हो गया ट्रेपीजियम। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रोम्बस। रोम्बस में हमने कहा कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होता है। तो इसमें डायगोनल्स थे हमारे पास D1 और D2, तो इसका एरिया हमने निकाला था इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, D1 इंटू डायगोनल D2। फिर मैंने आपको कहा इसमें रिलेशन क्या होता है साइड और डायगोनल्स के बीच में, 4a स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें साइड का मिल गया था, दिस इज 1/2 अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो ये हमने देखा था इसमें। इसके अलावा पेरीमीटर हमने देखा था। इसका पेरीमीटर बताने की जरूरत है बिकॉज दिस इज सिंपली सम ऑफ ऑल साइड्स, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो इसका पेरीमीटर भी सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 4 इंटू साइड हो जाएगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रेक्टेंगल को। तो रेक्टेंगल में आपका एक लेंथ था एक ब्रेड था, तो ये हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेड। इसी तरह से इसका हमने पेरीमीटर देखा था, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड था। फिर हमने फाइनली स्क्वायर को देखा। स्क्वायर में हमने क्या देखा कि सभी साइड्स इक्वल हैं, तो सभी साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब ये जो है पेरीमीटर 4 इंटू साइड हो जाएगा। इसका जो एरिया है वो साइड स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका डायगोनल जो है वो अंडर रूट 2a हो जाएगा। तो ये सब चीजें डिस्कस की हमने। फिर फाइनली हम कहाँ पे पहुंचे, फिर हमने पॉलीगन्स को डिस्कस किया। पॉलीगन्स में मैंने आपको क्या कहा, पॉलीगन्स में आपको जो मैंने मेन चीजें कही जो आपको याद रखनी है कि अगर n साइड्स किसी भी पॉलीगन की हो तो उसका जो इंटीरियर एंगल होगा, उसका जो इंटीरियर एंगल होगा, इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, दैट इज 180 माइनस 360 बाई n, और उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज 360 बाई n, और उसकी हमने अच्छे से एग्जांपल्स देखी। इसी तरह से मैंने नंबर ऑफ डायगोनल्स, अगर कोई भी n साइड्स की पॉलीगन है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला है n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n, तो उसकी भी हमने कुछ एग्जांपल्स देखी। फिर हमने डिस्कस किया अभी अभी सर्कल को डिस्कस किया है, फिर हमने सर्कल का कॉन्सेप्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, और फाइनली मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ रिंग हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये सब चीजें हमने आज डिस्कस की हैं, और उसके अलावा जो हमने ट्राइंगल्स को डिस्कस किया है वो तो आपके दिमाग में हो गए। तो आइए कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन अब करते हैं। इन चीजों पे अब मैं क्या ही आपको, मतलब वो तो हो गया आपका टाइम पास करवाना, वो चीजें आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने डिस्कस की है। अब देखो क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाता है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज आस्क्ड इन सम एग्जाम, एन एंगल इज ट्वाइस its complementary angle, its complementary angle, what is the measure of the angle, what is the measure of the angle। याद रखना बच्चे, अगर आपको एंगल नहीं दिया गया है
तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया जा रहा है, एक एंगल अगर x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 डिग्री माइनस x, क्योंकि अगर इन दोनों को आप सम करोगे तो इनका सम कितना आएगा 90 डिग्री। याद रखना, अगर एक एंगल आपको नहीं पता है उसको आप x मान लीजिए तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस x। इसी तरह से अगर आपको एक एंगल नहीं पता लेकिन आपको बताया गया है उसके सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो अगर एक एंगल x डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होता है 180 माइनस x, क्योंकि इनका सम 180 हो जाएगा। अगर एक एंगल x है उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस x होता है, सप्लीमेंट्री 180 माइनस x होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर एक एंगल x है उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस x है, अगर एक एंगल x है उसका सप्लीमेंट्री 180 माइनस x। तो यहाँ पे ये दिया गया है, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 30 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और डी दिया गया है 120 डिग्री। लेट करते हैं, हमें एंगल नहीं ना पता है, लेट हम कहते हैं कि एंगल इज इक्वल टू x डिग्रीज। अब क्या दिया गया है, बोला गया है कि वो जो एंगल है x डिग्रीज वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री का दुगना है। दुगना मतलब 2 इंटू इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 90 डिग्री माइनस x, तो ये कितना हो जाएगा x डिग्री इज इक्वल टू 290 सर 180 माइनस 2x डिग्री। अब 2x डिग्रीज, 2x डिग्रीज को इस तरफ ले आइए, ये हो जाएगा 3x डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो x कितना हो गया 180 by 3 that is 60 degrees. तो ऑप्शन नंबर C is the, am I right? Is that okay? An angle is twice its complementary angle. What is the measure of angle? बिल्कुल ठीक है, एक एंगल जो है दिस इज इक्वल टू 2 times its complementary angle, तो ये हो जाएगा x डिग्री इज इक्वल टू 290 सर 180, 2x सर 2x, x प्लस x कितना हो गया x plus 2x 3x 180, so x is equal to 180 by 3 that is 60 degrees. So this is equal to 60 degrees. तो वैसे भी आप देख सकते हैं इसको, यहाँ से देखिए एन एंगल इज ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब x कितना हो जाएगा 60 डिग्रीज और 90 माइनस x कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो क्लियरली देखो 60 डिग्री जो है किसका ट्वाइस होता है 30 डिग्रीज का। ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC 10+2 लेवल में 2017 में 2017 में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन circumference and diameter of circle and diameter of circle is 150 meter, is 150 meter. The radius of circle is, the radius of circle is, आपके पास ऑप्शंस क्या है 30 meters, 40 meters, 25 meters और 35 meters। देखो बच्चे बिल्कुल इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, फार्मूला आपने डायरेक्टली लगाना है। आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, बोला सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का डिफरेंस मतलब 2 पाई आर माइनस 2 आर का डिफरेंस कितना है 150। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा आर, अंदर क्या बचा 2 पाई माइनस 2 इज इक्वल टू 150। अब मैंने आपको कहा था कि पाई की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं 22/7 माइनस 2 इज इक्वल टू 150, तो यहाँ से आर की वैल्यू आपको इजीली निकल जाएगी। सो आर इंटू ये हो जाएगा 44/7 माइनस 2/1 इज इक्वल टू 150। तो ये कितना हो जाएगा, लेट मी राइट दिस, शाबाश, this is r into 44 minus 14/7 into 150, r into 4 में से 4 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 7 is equal to 150, 35 are 50,
सो r इज इक्वल टू 7 इंटू 5 35 सेंटीमीटर। सो r की वैल्यू कितनी हो गई 35 सेंटीमीटर। सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ओके चलिए, आपको कहा गया है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल is 54 meter and its sides are in the ratio 5:6:7. The area of triangle is options 27 times √2 centimeter square, 25 सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, 3 is 18 मीटर स्क्वायर एंड 4 is 54 टाइम्स √6 मीटर स्क्वायर। देखो बच्चे, जब भी आपको किसी भी ट्राइंगल में ना इस तरह से रेशियो दिया जाए A:B:C, तो आपको लेट करना है कि उसकी साइड्स क्या है, AX, BX एंड CX, ठीक है। सबको आप किसी एक कांस्टेंट से मतलब मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपकी साइड्स बन जाएंगी। अगर रेशियो क्या है 1:A:B:C, तो साइड्स क्या हो जाएगी AX, BX, CX। अब यहाँ पे रेशियो क्या है 5:6:7, तो साइड्स क्या हो जाएंगी 5x, 6x और 7x, ये 3 साइड्स हो गई। अब साइड्स का सम जो है उसी को पेरीमीटर कहते हैं। सो 5x + 6x + 7x कितना दिया है पेरीमीटर 54, तो 5 और 6 11 और 7 18x इज इक्वल टू 54। तो 18 दिए 54, x इज इक्वल टू 3। x कितना आ गया 3, तो यहाँ से आपको साइड्स मिल जाएंगी 5 × 3, 6 × 3, 7 × 3, ये कितना हो जाएगा 15, 18 और 21। अब ये स्केलिन ट्राइंगल है, तो स्केलिन ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हीरोन्स फार्मूला से। बट हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा इसका 15 + 18 + 21/2, 8 1 9 और 5 14 का 4 हासिल 1 2 3 और 1 4 1 5, 54/2 दैट इज इक्वल टू 27। तो 27 ऐसा आ गया आपका 27। तो अब क्या फार्मूला होता है याद करो, एरिया इज इक्वल टू √27 × 27 - 8, 27 - 15 कितना हो जाएगा 12, 27 - 18 कितना हो जाएगा 18 और 9, और 27 - 21 कितना हो जाएगा, दिस इज 6। इस सब को जब आप मल्टीप्लाई करोगे दिस विल कम आउट टू बी 717,496, और इसको जो जब आप सॉल्व करोगे दिस इज 54 टाइम्स √6 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका एरिया निकल जाएगा। मुझे लगता है आज का वीडियो जितना मेरा अपना अंदाजा है तकरीबन 1.5 घंटे का हो चुका है, तो मैं मजीद इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ। एक और वीडियो में ले आऊँगा जिसमें मैं फर्दर आपके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वो मैं इसके साथ अटैच करूँगा लेक्चर के साथ। मतलब आई मीन टू से नेक्स्ट लेक्चर में एज अ लास्ट पार्ट ऑफ दिस 2D मेंसुरेशन, इसके साथ आपकी 2D मेंसुरेशन जो है वो खत्म हो जाएगी और फिर हम 3D मेंसुरेशन पे आएंगे, जिसमें हम क्यूबाइड के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, कोन के बारे में पढ़ेंगे। सो वी विल डिस्कस अबाउट प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया कीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं कि मुझे मज़ीद और क्या चीज़ आप मुझसे चाहते हैं जो मुझे करनी चाहिए ताकि मैं इस लेक्चर को और ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए बना सकूं। सो दिस इज़ मी आसिफ जावेद साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।